आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुणों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से उसके गुण हैं जिसके कारण वो पूरे पीरियडिक टेबल में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो आइए समझते हैं बारीकी से एक एक गुणों को, एक एक प्रॉपर्टीज़ को। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फिजिकल स्टेट इन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। मतलब उसकी भौतिक अवस्था के बारे में हमको पढ़ना है कि ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या होती है। और उसके मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में हमको पढ़ना है, उनके धात्विक गुणों के बारे में हमको स्टडी करना है। दूसरा हमको पढ़ना है एमपी एंड बीपी। एमपी एंड बीपी का मतलब क्या है? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में हमको देखना है कि इनका गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, क्या काफ़ी कम होता है, क्या काफ़ी हाई होता है। तो कम होता है तो क्यों होता है और ज़्यादा होता है तो क्यों होता है, इसका रीज़न हम यहाँ जानेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस, परमाणुवी त्रिज्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो उनकी परमाणुवी त्रिज्या पे क्या फ़र्क पड़ता है, या ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप टू बॉटम की ओर ट्रैवल करते हैं तो उनकी परमाणुवी त्रिज्या में क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं। एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी, घनत्व के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी घनत्व जो होती है, डेंसिटी हाई होती है, लो होती है, और हाई होती है तो क्यों होती है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव और कैसे निकाला जाता है इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आयनन विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इधर देखिए, हम 9th नंबर में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से आपका क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं, इसीलिए काफ़ी मज़ेदार है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, किस टाइप के इनका स्ट्रक्चर रहता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। टेट्राहेड्रल रहता है, ऑक्टाहेड्रल रहता है, स्क्वायर प्लेनर रहता है, क्या रहता है इनका स्ट्रक्चर, इसको हम देखेंगे। हम देखेंगे इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को, उत्प्रेरकीय गुण के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कोई रिएक्शन को बढ़ा देता है, कोई रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो क्या उसमें खासियत है जिसके कारण वो रिएक्शन को फास्ट करता है, हम यहाँ देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी में, इनके उत्प्रेरकीय गुण में। हम नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनके चुंबकीय गुणों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इनमें चुंबकीय गुण क्यों होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कलर्स आयन के बारे में। इनके जो आयन रहते हैं वो काफ़ी कलरफुल रहते हैं, और कलरफुल क्यों रहते हैं इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो इनके जो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, और इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी का एक मेन रीज़न है, वो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जब आता है तो फुल फिल हो जाता है, D10 10 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं डी में। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी अयुग्मित रहता है, तो अयुग्मित रहने के कारण ये विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी। मतलब भौतिक अवस्था और इसके धात्विक गुण के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं, मतलब ठोस हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं ये। आयरन के एक छोटे से ही टुकड़े को देख लो, काफ़ी हार्ड है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो। ये जो है रूम टेम्परेचर पर ही क्या है, लिक्विड है। हम देखते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, मेटल है, धातु है।
धातु वो स्पीसीज होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और अपने में क्या लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और धातुओं का एक गुण रहता है, क्या रहता है, मेटेलिक लस्टर। वो धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं, धातु चमकते हैं। आप एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको धूप में फेंक दीजिए, धूप में रख दीजिए, वो कुछ टाइम बाद चमकने लगेगा। तो धातुओं की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वो चमकता क्यों है, बात ये है कि वो चमकता क्यों है। तो चमकता क्यों है, आइए उसको समझते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया हुआ है आयरन, वो जो फेंका हुआ है वो है आयरन, और आयरन में जैसे ही लाइट पड़ी तो वो चमकने लगा। क्यों चमकने लगा, जरा देखिए। ये जो आयरन है और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको भली भांति आता है, आपको अच्छे से आता है। क्या करते हो आप, ये 3D और ये 4S, इधर 2 करते हो, इधर 6 करते हो। आप जो है फोकस इस चीज़ पर करो। किस पर फोकस करो, इस 3D पर फोकस करो। और इसमें ज़रा देखो कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे बॉक्स बनाया और इसमें मैं 6 इलेक्ट्रॉन को भर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद मुझे पता चला ये जो है 4 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही इसको मैंने एनर्जी दिया हुआ है, थोड़ा सा मैंने एनर्जी दिया हुआ है, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। और एक्साइटेड होकर लो एनर्जी लेवल से कहाँ चले गए, हाई एनर्जी लेवल में चले गए। और हाई एनर्जी लेवल में एक्साइटेड होकर चले गए। एक्साइटेशन के बाद एक्साइटेड जब हुए तो उनको तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, हाई एनर्जी लेवल में चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि हम तो भैया यहाँ अनस्टेबल हैं, अस्थायी हैं हम। तुरंत वो क्या है, वापस आ गए। और जितनी एनर्जी उसने ली हुई थी उसको उसने बाहर निकाल दिया। जितनी एनर्जी उसने ली हुई थी उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और वही हमको क्या दिखाई दिया, वो एनर्जी जो है हमको चमक के रूप में दिखाई दी। हमने लोहे के छोटे से टुकड़े को धूप में फेंका था, उसने एनर्जी लिया, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड होकर ऊपर चले गए। उसको थोड़ी देर बाद समझ में आया कि भैया मैं यहाँ नहीं रह सकता, वो तुरंत वापस आया। और जितना उसने लिया हुआ था उतना उसने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो यही हमको जो बाहर निकाली हुई एनर्जी है वो क्या दिखी, चमक के रूप में दिखाई दी। इसलिए धातु चमकते हैं। और चमक का कारण क्या है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है चमक का कारण। ये डक्टाइल नेचर के होते हैं, इनमें तन्यता का गुण होता है। इसको आप खींच सकते हो, तान सकते हो। ये मैलिएबल होते हैं, ये आघात सह सकते हैं। इसको ठोको पीटो, चादर बना लो। एल्युमिनियम का जैसे चादर होता है, इसका भी चादर होता है। इनमें काफ़ी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। साथ ही ये थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलाना और बॉयल करना। तो जो धातु होते हैं D ब्लॉक के, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो काफ़ी हाई होता है। और हाई किस लिए होता है, तो हाई होने का रीज़न है मेटेलिक बॉन्ड। हाई होने का क्या रीज़न है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड मतलब मेटल मेटल के बीच बन रहा है वो बॉन्ड। अब मेटल मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो बॉन्ड बना है वो बना है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से। अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आयरन। एक आयरन में Fe तो बहुत सारे हैं, तो एक Fe में ले लिया। एक Fe में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जरा देखो 4। और उस आयरन के छोटे से टुकड़े में बहुत सारे Fe हैं, मतलब बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भंडार है। मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है। अब जब बॉन्ड बनाना है तो सपोज कीजिए ये A है और ये B है। इसने एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दोनों ने शेयरिंग किया, ये बॉन्ड बन गया।
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, और इनके पास तो इलेक्ट्रॉन का भंडार है, समुद्र है मेटल्स के पास, तो क्या वो बॉन्ड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं बॉन्ड। और बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। एक बॉन्ड बना हुआ है तो थोड़ा सा लूज होगा, 2 बॉन्ड बना होगा तो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, 3 बॉन्ड होगा तो और स्ट्रांग होगा। ऐसे ही आप समझ सकते हो, जैसे एक बार किसी चीज़ को रस्सी से बांध दो तो थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड होगा, 2 बार बांधते हो आप कसने के लिए तो थोड़ा स्ट्रांगली हो जाता है, और ज़्यादा कसना है तो 3 बार आप करते हो तो और स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आप बॉन्ड बनाते जाओगे उतना ज़्यादा क्या होते जाएगा? स्ट्रांग होते जाएगा। तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड तो काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। यही एक कारण है कि आप जो है लोहे को ऐसे तोड़ तो सकते नहीं, बिस्किट को जैसे तोड़ते हो वैसे लोहे को तो तोड़ सकते नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मेटेलिक बॉन्ड है। तो ये मेटेलिक बॉन्ड के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है। इसको मेल्ट करना, बॉयल करना काफ़ी मुश्किल है। मैंने यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया है एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच, और आप देख रहे हो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई इसलिए है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे 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 बढ़ती जाएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3d1, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं अगर बात करूं टाइटेनियम के तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए ना। मैं इसमें गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए ना। मैं इसमें आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं बताया हूँ। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर बढ़ रही है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी धीरे 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 बढ़ रहा है। और जैसे ही हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम करते हैं, जरा देखो Fe में पेयरिंग होते 5 था इसमें, और इसमें क्या हो गया? इधर आया तो क्या हो गया? 4 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4। तो धीरे 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग होते जाता है। मैं नेक्स्ट में करूं तो यहाँ पेयर हो जाएगा, यहाँ पेयर हो जाएगा, पेयरिंग होते जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। एक्सेप्शन तो सभी जगह है, आपको इसमें याद रखना है ये एक्सेप्शन है, इसमें ये एक्सेप्शन है। ये 3D के लिए है, ये 4D के लिए। 4D में भी धीरे 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 बढ़ने लगता है, फिर धीरे 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 कम होने लगता है। फिर 5D में धीरे 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 बढ़ने लगता है, फिर धीरे 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 कम होने लगता है। आपको ध्यान यहाँ देना है कि जिंक वाले सीरीज में जिंक, कैडमियम और Hg, जिंक, कैडमियम और Hg का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, 3d10 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्या? नहीं, थोड़ा सा वीक टाइप का होगा। वीक टाइप का होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है? इनका कम होने वाला है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक बॉन्ड बनाने में कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस सेल कहने का मतलब क्या है ये, और पेनल्टीमेट सेल कहने का मतलब क्या है ये आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं? काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, और हाई होने का रीज़न क्या है? तो उनमें उपस्थित मेटेलिक बॉन्ड। ये ग्राफ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस, मतलब परमाणुवीय त्रिज्या। जैसे ही हम डी ब्लॉक में लेफ़्ट टू राइट की ओर माइग्रेट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट की ओर ट्रैवल करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है? वृद्धि होते जाती है, जिसके कारण साइज या फिर रेडियस जो है वो कम होते जाता है। आइए इसको हम इससे समझते हैं। मैंने यहाँ कुछ एनर्जी लेवल बनाया हुआ है, कुछ ऑर्बिट बनाया हुआ है, इसी को शेल भी बोला जाता है। ये है n और ये है n-1d ऑर्बिटल। हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है? n-1d ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन को भरना है। हम स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉन भरना चाह रहे हैं। स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? आपको स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? हाँ, वही सही बोल रहे हो आप। ऑर्गन करिए, ऑर्गन के बाद क्या करिए? 3d और ये 4s।
मतलब 3D में अब क्या करना है, हमको 1 डालना है और 4s में क्या डालना है, 2 डालना है। मीन्स d में 1 इलेक्ट्रॉन, n-1 d में कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, हाँ 21 थी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब यहाँ प्रोटॉन की भी संख्या क्या है, 21 है। तो 21 प्रोटॉन यहाँ है और यहाँ जो है वो क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, 3d1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। मैं नेक्स्ट में गया टाइटेनियम में, तो मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन को भरना चाहता हूँ, ये 3d2 हो जाएगा, यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या वृद्धि हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट वेनेडियम के लिए भरना चाहता हूँ, तो यहाँ 3d3 हो जाएगा, यहाँ प्रोटॉन की संख्या फिर से वृद्धि हुई। फिर 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10, इतना तक तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या में भी तो वृद्धि होगी। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो केवल डी में ही आया है, डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही आया है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है यहीं आया है। ये प्रोटॉन का जो इफ़ेक्ट है, प्रोटॉन का जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, इसके पास ही हैं। तो ये जो है इसका जो चार्ज है, इस डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींच कर रखेंगे। खींच कर रखेंगे तो इसका साइज़ क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। मैंने इसको एक ग्राफ से शो किया हुआ है, ये ज़रा देखिए, ये 3D का ग्राफ है, 3D सीरीज़ का। स्कैंडियम बहुत बड़ा है और जैसे ही हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं ये छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की संख्या बढ़ रही है, यहाँ प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, डी में ही आ रहे हैं, और डी पास में है, तो पास में है तो वो खींच कर रख रहा है, खींच कर रख रहा है, तो साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ होते जा रही है। तो साइज़ धीरे 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 डिक्रीज़ होते गई। कहाँ तक डिक्रीज़ हुई, निकिल तक डिक्रीज़ हुई। उसके बाद कॉपर और ये जिंक जो है इससे बड़ा है, मतलब 3D सीरीज़ में अगर सबसे छोटा है तो कौन है, निकिल है, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, कॉपर है, और क्या है उससे बड़ा, जिंक है। तो निकिल सबसे छोटा है, और इनका जो है बड़ा होने का कारण क्या है, CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप से हम लोग बॉटम की ओर आते हैं। जब टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो यहाँ शेल्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे 3D से हम गए 4D में, तो भाई 3D ये था अपना, जैसे ही 4D में गए एक कोष की संख्या बढ़ी, एक सेल की संख्या बढ़ी, एनर्जी लेवल की संख्या बढ़ी, या हम बोल सकते हैं ऑर्बिट की संख्या बढ़ी। वैसे ही हम 5D में जाएंगे तो फिर एक और ऑर्बिट आ जाएगा। तो ज़रा देखिए ये शेल्स का आकार जो है बढ़ते जा रहा है, ये जो है एक और शेल आ रहा है, यहाँ एक और शेल आ रहा है। जैसे ही मैं 3D से 4D में गया तो एक शेल जो है बढ़ गई, तो साइज़ तो बढ़ ही रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाता है, साइज़ बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ते जाती है, एनर्जी लेवल की संख्या बढ़ते जाती है, या फिर ऑर्बिट की संख्या बढ़ते जाती है, इसलिए जो है साइज़ या फिर रेडियस क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इसका मतलब ये है कि स्कैंडियम से बड़ा कौन है, इट्रियम है, और इट्रियम से बड़ा कौन है, लैंथेनम है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ टाइटेनियम से बड़ा कौन है, जर्कोनियम, और जर्कोनियम और हॉफनियम क्या है, दोनों बराबर हैं। वैसे ही इसमें देखिए वेनेडियम से बड़ा कौन है, मैंने यहाँ इक्वलिटी का साइन ऐसे शो किया हुआ है, मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। अभी हमने देखा हुआ है कि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या तो बढ़ती है। अब आप बता रहे हो सर कि इनका जो है रेडियस, इनका जो है साइज़, वो दोनों बराबर है, ये कैसे? अभी आपने बताया कि 3D से 4D में गए, 4D से 5D में गए तो सेल की संख्या बढ़ी, और सेल की संख्या बढ़ी तो साइज़ भी बढ़ गया। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि नहीं, इन दोनों का साइज़ बराबर है, इन दोनों का साइज़ बराबर है, इन दोनों का साइज़ लगभग बराबर है, इन दोनों का साइज़ लगभग बराबर है, इन दोनों का साइज़ लगभग बराबर है, इनका भी साइज़ ऐसे लगभग बराबर है, और आने वाले हैं उनका भी साइज़ लगभग बराबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आए साइज़ तो बढ़ी, यहाँ से यहाँ आए साइज़ तो बढ़ी, यहाँ से यहाँ आए साइज़ बढ़ी, यहाँ से यहाँ भी आए साइज़ बढ़ी, इन सब में वैसे ही साइज़ बढ़ी। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आए तो साइज़ जो है वो लगभग इक्वल हो गया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है यहाँ आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन,
या 14 एलिमेंट जो कि F ब्लॉक के एलिमेंट है। जरा देखिए लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है 57, उसके बाद जो है एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 72, हॉफनियम का कितना आ रहा है 72, मतलब यहाँ जो है 14 एलिमेंट गायब हैं और उन 14 एलिमेंट को उठाकर कहाँ रख दिया गया है, उन 14 एलिमेंट को उठाकर रख दिया गया है F ब्लॉक में। मीन्स इलेक्ट्रॉन हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन वहाँ दिखाना पड़ेगा। मतलब वहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 प्रोटॉन भी है। और f ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, f ऑर्बिटल में भरा जाता है n-2 f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जैसे d में n-1 d में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, वैसे ही f में n-2 f ऑर्बिटल में क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए तो साइज तो बढ़ी, यहाँ से जब यहाँ आए तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं n-2 f ऑर्बिटल में आ रहे हैं, मतलब ये नाभिक के और पास आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो नाभिक के पास आ रहे हैं, और जब 14 इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ रहे हैं तो यहाँ प्रोटॉन भी तो बढ़ जाएगा। यहाँ मेरे को 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे डालना है, यहाँ F में 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन मेरे को डालना है। जब 14 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डालूंगा तो 14 प्रोटॉन भी मेरे को यहाँ डालना पड़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि तो होगी, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये जो पास के जो हैं इलेक्ट्रॉन जो कि F में आए हैं उसको तो खींच कर रखेंगे। चलिए ठीक है, उसको तो खींच कर रखेंगे, मतलब साइज क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ आए तो बढ़ी, लेकिन यहाँ से यहाँ आए तो 14 इलेक्ट्रॉन के कारण साइज जो है छोटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रख रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रख रहा है तो भाई ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, इनके कारण तो साइज बढ़नी चाहिए, नहीं, लेकिन इनको भी वो खींचेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो f ऑर्बिटल है, ये जो f ऑर्बिटल है उसका लेस शील्डिंग इफेक्ट रहता है। उसका शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये जो वाइट बोर्ड दिख रहा है, ये जो वाइट बोर्ड दिख रहा है, मैं इसमें क्या कर दूं, एक कपड़े का पर्दा अगर लगा दूं, अब आपको बोलूं कि अब देखो आप इस वाइट बोर्ड को, तो क्या आप देख पाओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं देख पाओगे। मतलब इस कपड़े के पर्दे का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हो, मतलब ये आप तक दिखाई दे ही नहीं रहा है, ये शील्ड करके रख रहा है, परिरक्षित करके रख रहा है, इसका रक्षण करके रख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्दे को हटा देता हूँ और मैं एक पॉलीथीन का ट्रांसपेरेंट टाइप का पर्दा ला देता हूँ। अब अगर आपको बोलूँगा अब देखिए आप इस वाइट बोर्ड को करके, तो आपको दिखाई देगा, मतलब इसका जो परिरक्षण प्रभाव है, इस जो प्लास्टिक वाले पर्दे का परिरक्षण प्रभाव है वो कम है, वो कम है। उसी के कारण ये जो बोर्ड है आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही काम किसका है, इस f ऑर्बिटल का है। ये f ऑर्बिटल यहाँ से निकलने वाले जो चार्ज का जो पावर है उसको कम रोक कर रखता है, मतलब रोक नहीं पाता वो। और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बाहर की ओर भी आते जाता है। ये जब बाहर की ओर आएगा तो इसमें भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा और खींच लेगा। जब बाहर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वो खींचने लगेगा तो साइज़ क्या होते जाएगी, छोटी होते जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ आए तो साइज़ बढ़ी, लेकिन यहाँ से यहाँ जब आए तो साइज़ क्या हो गई, लगभग इन दोनों की साइज़ बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, n-2 f ऑर्बिटल में आ रहा है, साथ ही जो f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कमज़ोर है। इसी और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको एक टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं जिसका नाम है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसको बोला जाता है लेंथेनाइट संकुचन बोला जाता है। और ये जो दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, इनको बोला जाता है ट्विंस एलिमेंट। और इसी को मैंने ग्राफ के थ्रू शो किया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये है स्कैंडियम, और ये जरा देखिए ये 4D का है तो ये है इट्रियम, और उसके बाद ये है लेंथेनम। जरा देखिए लेंथेनम, स्कैंडियम से बड़ा कौन है, इट्रियम है, और
इट्रियम से बड़ा कौन है? लेंथेनम है। और जैसे ही हम इसकी ओर आ रहे हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट की ओर जाते जाते हैं, दोनों का साइज जो क्या होते जाता है, लगभग बराबर आ जाता है, वेरी क्लोज आ जाते हैं, एकदम पास पास आ जाते हैं। ये इनका जो साइज है वो लगभग बराबर आ जाता है, इसी कारण इसको ट्विंस एलिमेंट भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी, घनत्व। जो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी जो रहती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी से काफ़ी हाई रहती है। और इसकी डेंसिटी हाई रहने का कारण क्या है? इस पर उपस्थित मेटेलिक बॉन्ड, इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है उसके कारण इनकी डेंसिटी बहुत हाई रहती है। अब जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छा हुआ होगा, एटम जो है पास पास आ गए होंगे, पास पास आ गए होंगे, तो घनत्व जो क्या हो गया होगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। और पूरे पीरियडिक टेबल में इरिडियम का जो डेंसिटी है वो सबसे हाई रहता है, 22.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है? डेंसिटी है, जो कि पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है।